आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट IQ में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस 2023 के लिए, जो आगामी अभी आने वाली है। एक महीने भी आपका नहीं बचा हुआ है, तो आप लोग ओल्ड पेपर के माध्यम से उसको थोड़ा सा और अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन जो है रिपीट होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। तो इस तरह से हम 2022 से 2017 तक आपका हो चुका है प्रीवियस ईयर के पेपर, जो चैनल पे आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। हम कर रहे हैं 2016 के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से, रुमिनदेही स्तंभ लेख से, वेनसांग के विवरण से, प्रथम लघु शिलालेख से। तो इसका आंसर है आपका ये 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है हमें। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से हमें कलिंग के युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है अशोक ने। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं कहाँ से? तो ये आपके दमदमा से प्राप्त हुई है। दमदमा कहाँ है? तो यूपी में है, आपके प्रतापगढ़ जिले में। यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर, महदहा तथा दमदमा एक उत्खनन क्षेत्र है। ये उत्खनन के परिणाम स्वरूप मध्य पाषाण काल के विषय में उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त हुआ है। दमदमा में जो है लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान मिले हुए हैं यहाँ पे। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान है। एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिलते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं आपके WA फेयर सर्विस हैं। दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक आपके WA फेयर सर्विस थे। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरहना, बगही, घघरिया, लेखैया। तो आपका आंसर है डी, लेखैया से जो है विंध्य क्षेत्र का ये लेखैया है, वहाँ अवस्थित है, वहाँ से मानव कंकाल मिले हैं। देखते हैं JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं, अधिकांश क्षत हो चुके हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन R लुकास के अनुसार लेकैया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हैं। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि है किसकी है? तो ये समुद्रगुप्त की उपाधि है। समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी पृथिव्या प्रथम वीर। इतिहासकार तेजराम शर्मा ने अपनी पुस्तक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उसने पृथिव्या माँ प्रतिरथ की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो ये आपका धर्मपाल था। धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विहार की स्थापना की थी। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुर पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की है। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास भी रहता था। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? तो उन्होंने जो है नागलापुर की स्थापना की थी। कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर साहित्य में क्लासिकल युग माना जाता है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की। स्थापत्य कला के क्षेत्र में कृष्णदेवराय ने नागलापुर नामक एक नए नगर की स्थापना की। उसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का भी निर्माण किया था। और कृष्णदेवराय ने जो है आमुक्त माल्यदा नामक एक पुस्तक की भी रचना की है। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया? तो उन्होंने जो है स्थापत्य कला को संरक्षण दिया था जहांगीर ने।
क्वेश्चन नंबर 9 है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो ये आपको इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका? गौरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन का गुलाम था। तो इस तरह से गुलामों का गुलाम कौन कहलाया? इल्तुतमिश कहलाया आपका। यहाँ से देख लेते हैं, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर-ए-जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से ही किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो ये अकबर ने ली थी। मुगल शासक अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण थे। इसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की वह स्थित था, लखनऊ में स्थित था वो। क्वेश्चन नंबर है 12, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो पानीपत की लड़ाई आपकी होती है 1526 में, 21 अप्रैल 1526 की होती है। यहाँ देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर के तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव भी पड़ी। बाबर ने जो है तुगलमा युद्ध की नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उनका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उस्ताद अली कुली नाम के व्यक्ति कर रहा था। बंदूकचियों का नेतृत्व जो है मुस्तफ़ा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह आपका हेमू के लिए प्रयुक्त किया गया है। भारत के महान योद्धा एवं दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट हेमू ने अफगानों तथा मुगलों के विरुद्ध लगातार 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। 350 वर्षों से अधिक मुस्लिम शासन के उपरांत उन्होंने उत्तर भारत में हिंदू शासन की पुनः स्थापना की थी। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। दिल्ली के अंतिम जो है यशस्वी हिंदू सम्राट के रूप में उन्हें ही भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, टॉमस मुनरो किन वर्षों मद्रास में गवर्नर रहे? तो इसका ऑप्शन है आपका है 1820 से 1827 तक टॉमस मुनरो जो है मद्रास के गवर्नर रहे थे। टॉमस मुनरो 1820 से 27 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया है। इसके जन्मदाता कौन है? तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड है। किसके? रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता आपके टॉमस मुनरो और रीड थे। इन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहर जिले में लागू किया था। उसके बाद जो है मद्रास तथा बम्बई के कुछ हिस्सों में, असम तथा कुर्ग के कुछ हिस्सों में इन्होंने लागू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। तो इसका ऑप्शन है ए आपका मोहम्मद अली, शौकत अली जो थे खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी तथा अंसारी शामिल थे ये सभी। तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो अली बंधुओं मतलब शौकत अली और मोहम्मद अली को जाता है। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तुर्की के खलीफा पद की पुनः स्थापना करना और अंग्रेजों पर दबाव डालना था कि वो तुर्की के जो खलीफा पद है उसकी पुनः स्थापना करने दें। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका था 1866 में प्रारंभ हुआ था। ये कहाँ पे है देवबंद? तो ये आपका सहारनपुर में है।
देवबंद आंदोलन की शुरुआत जो है मौलाना हुसैन अहमद एवं अन्य लोगों द्वारा की गई थी। 1866 में देवबंद यूपी में जो है इस टाइम आंदोलन शुरू हुआ था आपका दारुल उलूम की स्थापना के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो स्वराज पार्टी उनके नाम था, जो 1 जनवरी 1923 की गठित हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। CR दास इसके अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में इसे प्रचारित किया था। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ था? तो ये आपका था सतारा। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए कुछ प्रमुख राज्य थे, जैसे सतारा आपका हुआ 1848 में, जैतपुर एवं संभलपुर जो है आपका 1849 में, बघाड़ जो है आपका 1850 में, उदयपुर जो है 1852 में, और झांसी जो है 1853 में, नागपुर 1854 में, करौली सबसे लास्ट में 1855 में हुआ था विलय नीति का। इसका एक ट्रिक है, संवर कर उदय हुआ झांसी में नाग। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका किससे संबंधित है? तो ये एक्सला चैपल की संधि हुई थी उस टाइम पे, इसके अंतर्गत। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपका कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था पेरिस की संधि से अंत हुआ था इसका। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो थी वो आपका था अनिर्णायक युद्ध हो गया था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो है इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर है 20। पश्चिमी भारत के DK कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? सती प्रथा, स्त्री शिक्षा, बाल शिशु हत्या, विधवा पुनर्विवाह। तो इसका आंसर है आपका C और D दोनों ही ले रहा है। स्त्री शिक्षा पे भी वो फोकस करते हैं और विधवा पुनर्विवाह पे भी फोकस करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से देख सकते हैं। DK कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने रनाडे के साथ विधवा विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की भी स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य था विधवाओं की शिक्षा, शिक्षिकाओं, परिचिकाओं और आदि के रूप में प्रशिक्षित करना उन्हें। धोधो केशव कर्वे विधवा पुनर्निर्वाह, इनका टोटल पूरा नाम था धोधो केशव कर्वे, विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। इन्होंने 1906 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो इनका आंदोलन था लाल कुर्ती या रेड शर्ट भी कहते हैं। इन्हें ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन का स्थापना हुई थी। इन्हें लाल कुर्ती भी कहा जाता था। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया। श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग किया था? तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। तो ये आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार, जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। रॉलेट एक्ट का आया था 1919 में। साइमन कमीशन आया था आपका 1928 में भारत आता है। क्रिप्स मिशन होता है आपका 1942 में। तो ये डेट आपको मतलब ये ईयर आपको तैयार होनी चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा देते हैं। और टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के
तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंकों से स्पष्ट कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 23, नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सूरम में नेलांग घाटी 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया। अब मई 2015 में से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 24, पर्वतीय दर्रा राज्य है, देखते हैं। माना आपका उत्तराखंड में है, नाथुला आपका सिक्किम में है, जोजिला आपका जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला से ही जो है आपका सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, धारवाड़, गुडप्पा, गोंडवाना। तो ये आपका हो जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है नवीनतम है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है आर्किन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण और भंसन से हुआ है। ये शिलाएं जो है अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा और टंगस्टन आदि सीसा पाया जाता है। गुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण गुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी आदि प्राप्त होता है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो भारत का अधिकांश कोयला जो होता है गोंडवाना क्षेत्र में ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में कोयला उच्च श्रेणी का होता है, जिसे हम बिटुमिनस श्रेणी का होता है, बिटुमिनस का। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें जो है सल्फर की मात्रा न्यून होती है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, चुम्बी घाटी, सिपकला, बनिहाल। तो ये आपका जोजिला दर्रा से होकर लेह जाने के लिए है। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा आपको जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। सिपकला दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है, यह जोड़ता है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो भारतीय प्रायद्वीप, या हम कह सकते हैं इसको दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी जो है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। दोद्दा बेट्टा जो है आपका 2637 मीटर है। ऊटक मंडक आपका 2240 मीटर। महाबलेश्वर आपका 1438 मीटर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो आपका उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई होती है। कृषि संगणना में 2011-12 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 72.17%, पंजाब में जो है 79%, हरियाणा में आपका 47% तो नलकूपों से सिंचाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर है 29, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य है। ये 70% से अधिक कॉफ़ी खुद ही प्राप्त करता है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है? तो ये आपका आगरा, दिल्ली और जयपुर जो है स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत सम्मिलित है। भारतीय पर्यटन के संदर्भ में स्वर्ण त्रिभुज में आगरा, दिल्ली, जयपुर सम्मिलित है। मानचित्र पर दिल्ली, आगरा, जयपुर द्वारा त्रिभुज का आकार निर्मित होने के कारण इसे स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट आता है। उत्तरी सरकार तट का विस्तार जो है गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट का विस्तार आपका कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक है। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तातीपाका तेल शोधन आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अधिकार में है। तातीपाका किसके अधिकार में है? तो ONGC के अधिकार में।
जो यूपी में तेल शोधन कारखाना है वो कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इसका है चेन्नई में। ऑप्शन के अनुसार चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। भारत के अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा जो है चेन्नई में होती है, क्योंकि ये गिरपदी या वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है, इसलिए यहाँ पे वर्षा कम होती है। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में सक्रिय होता है। यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। इस समय चेन्नई में सर्वाधिक वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपका चेन्नई या तमिलनाडु में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पे है। तिलैया बांध आपका जो है कोडरमा बराकर नदी पे है। तिलैया बांध कहाँ है आपका? बराकर नदी पर। और गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी पे है। नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पे है। इस तरह से ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। देखते हैं, तिलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। नीचे दिए गए कोट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर है आपका ए। कैसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है? तो सबसे आपकी बड़ी है सुपीरियर झील, फिर आएगी आपकी विक्टोरिया झील, उसके बाद आएगी आपकी वैकाल झील और सबसे लास्ट में आएगी आपका ग्रेट बियर झील। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? बंदरगाह और देश है। रॉटरडम आपका नीदरलैंड में अवस्थित है। इगारका आपका चीन में अवस्थित नहीं है। मोंटेवीडियो आपका उरुग्वे में है। जकार्ता आपका इंडोनेशिया में है। इगारका बंदरगाह आपका रूस में है। इगारका कहाँ है? तो ये रूस का बंदरगाह है, न कि चीन का। यहाँ देख लेते हैं। इगारका बंदरगाह रूस में स्थित है, चीन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फोहन जो है, फोहन कहाँ है? आल्प्स पर्वत पर है। बोरा आपका पोलैंड में नहीं है। मिस्टर आपका राइन घाटी में है, स्पेन और फ्रांस की सीमा, मतलब स्पेन और फ्रांस का एरिया जो है वहाँ पे है। और खमसिन आपका मिस्र में पड़ता है। तो इस तरह से बोरा आपका एक एड्रियाटिक सागर में, ये यूँ कहे कि इटली में स्थित है बोरा। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही नहीं है आपका। बोरा एक शुष्क ठंडी एवं तीव्र गति से चलने वाली वायु है, जो एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट पर चलती है। इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। देखते हैं इसको। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना। घास के मैदान और महाद्वीप दिए हैं। लानोज आपका कहाँ मिलता है? तो लानोज जो है आपका दक्षिण अमेरिका में मिलता है। स्टेपी आपकी जो है यूरोप में मिलती है। प्रेरी आपका उत्तरी अमेरिका में मिलता है। वेल्ड आपका अफ्रीका में मिलता है। ये सभी घास के मैदान हैं। इस तरह से ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है 39, कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? भारत, केन्या, चीन, श्रीलंका। तो इसका ऑप्शन है आपका केन्या। केन्या जो है चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जनजाति और क्षेत्र दिए हुए हैं। देखते हैं कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो खिरगी जनजाति आपकी मध्य एशिया में पाई जाती है। बुशमैन आपका कालाहारी में पाई जाती है, मतलब अफ्रीका में, कालाहारी अफ्रीका। एनू आपके जापान में पाई जाती है। बद्दू आपका अरब में पाई जाती है। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 41। देखते हैं, औद्योगिक क्षेत्र और देश दिए हुए हैं। कौन से क्षेत्र कहाँ पे हैं? किनकी आपका कहाँ है? तो किनकी आपका जापान में है। कैंटन आपका चीन में है। लॉरेल जो है फ्रांस में है। अब बेलो होरिज़ोंटल कहाँ है? तो ये ब्राज़ील में है। क्वेश्चन नंबर है 42,
केंद्र और खनिज दिए हुए हैं, देखते हैं कौन सा कहाँ पे है। मकुम आपका कोयला क्षेत्र है, ये मकुम जो है कोयला क्षेत्र है। और डली राजहरा आपका जो है ये आपका लौह अयस्क का क्षेत्र है। कोरापुट जो है, कोरापुट में आपका बॉक्साइट है। चित्रदुर्ग में आपका मैग्नीज मिल रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका है 20 सही। क्वेश्चन नंबर है 43। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, कितने झुकी होती है, कितने कोण पे? तो ये होती है आपका दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा दीर्घवृत्तीय धुरी पर 23.5 डिग्री या इतने पर झुकी होती है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है। अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई, तो ये कब हुई थी? ये आपका 2008 में हुआ था, जून 2008 में। इसके तहत 8 मिशन शामिल थे। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को जारी किया। यह राष्ट्रीय कार्य योजना जो है 8 प्राथमिकताओं वाले राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन। ये सब याद रखिएगा आप, इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन। क्वेश्चन नंबर है 45। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है आपका डी, ऑक्सीजन जो है आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जिसे हम IPCC कहते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में गठित एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है, के अनुसार ग्रीन हाउस गैस वे गैसें हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और रक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ओजोन, जो कि साधारण पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं। ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है सर्वाधिक विविधता। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत होते हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो ये आपका मृदा प्रदूषण होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से जल प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही। उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिनमें मृदा, जल और वायु प्रदूषण है। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंच जाता है और विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों एवं मनुष्य, पशुओं और मनुष्यों को हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो ये आपका धान का खेत है जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। वन, झील, घास का मैदान जो है प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि धान जो है मनुष्य द्वारा होता है, तो इसलिए हम इसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में घुल जाता है? पैन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है जो आपका हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हानिकारक गैस है। यह हमारे फेफड़ों में प्रवेश करते ही रक्त में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाता है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और घुटन महसूस होती है। इससे जो होती मृत्यु भी हो जाती है व्यक्ति की। खाद्य श्रृंखला में मानव या फूड चेन में एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है।
केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। तो इसका ऑप्शन है आपका डी, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है मानव। शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जबकि मांस भक्षी होने पर वो द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो इसका ऑप्शन है आपका डी। जैव विविधता का ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश होने से जैव विविधता में ह्रास हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश होता जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए महत्वपूर्ण कारक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। ये आप याद कर लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में आया है, ना कि 82 में। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? तो वह नाइट्रेट होता है। वस्तुतः नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। वानस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे इसकी पूर्ति वायु तथा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। बायो संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के गैस के रूप में उपयोग आती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, एथेन। तो इसका है आपका ऑप्शन सी, मीथेन गैस। बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक आपका मीथेन गैस होती है, जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 55। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विद्युत तापमापी, गैस तापमापी, विकिरण द्रव। तो इसका आंसर है आपका बी, विकिरण तापमापी को जो है पायरोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। डायनेमो जो होता है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वायु की गति के द्वारा नापी जाती है। क्या नापी जाती है? वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? तो एनीमोमीटर द्वारा नापी जाती है। बैरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जिससे आपका भी तैयार होता रहे। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर से जो है जल या द्रव का घनत्व मापते हैं। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है, ये आपका होता है 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्र के सामने वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु जो है नेत्र को स्पष्ट रूप से देख लेती है और नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। यह समानता 25 सेंटीमीटर होती है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो ये आपके ब्रह्मांड के ग्रहों और उपग्रहों, क्षुद्र ग्रह, इन सब के सिद्धांत जो है आपका बिग बैंग सिद्धांत कहलाता है। महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाश गंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। बाद में रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। वह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु पर आज से 15 वर्ष पूर्व केंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु में आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिससे ब्रह्मांड विस्फोट या बिग बैंग उपमा दी गई है। वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये होता है आपका गतिज ऊर्जा जो है। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया था? किस सिद्धांत के लिए किया गया था? तो ये है इनका प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए किया गया था।
अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी के क्षेत्र में 1921 का नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत की खोज के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर है आपका 62। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? तो ये आपका भारी पानी है, भारी पानी जिसे हम DTO कहते हैं, DTO। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। इसका उपयोग जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक और शीतलक दोनों ही रूपों में किया जाता है। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं सौर सेल के, सल्फर सेल के, थर्मल सेल के, मोलर सेल के, तो ये सौर सेल के होते हैं। सौर सेल या प्रकाश वोल्टेज सेल एक विद्युत उपकरण है जो प्रकाश वोल्टेज प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है एडोहेड्रल फ्लोरीन, कैलिफोर्नियम 252, ट्रिटियम, रोडियम। तो इसका आंसर है आपका ए। एड्रोहेड्रल फ्लोरीन विश्व की सबसे महंगी धातु है जिसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में बनाया गया है। यह एक डिजाइनर कार्बन धातु है। इस धातु के निर्माण में कार्बन परमाणुओं के घेरे में नाइट्रोजन परमाणु निहित है। इस पदार्थ का उपयोग छोटी और वहनी परमाणु घड़ी के निर्माण, GPS दिशा सूचक या नेविगेशन युक्त चालक रहित कारों के निर्माण में किया जाएगा जिसकी सटीकता 1 मिलीमीटर होगी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, देखते हैं। आइए, बीटी कल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर की खेती से है। और पीसी कल्चर का आपका संबंध जो है मछली पालन से है। ओलेरी कल्चर का संबंध जो है आपका, ओलेरी कल्चर का जो है आपका साग सब्जी से है, साग सब्जी जिसे हम क्या कहते हैं। और वेजी कल्चर का आपका संबंध जो है वृक्षों की कृषि से है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर है 66। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह लौह युक्त यौगिक है। यह कुछ रोगों के प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। सही कथन का चयन करना है तो ये आपका 1, 2, 4 सही है और तीसरा आपका नहीं सही है क्योंकि प्रतिरक्षा जो होती है WBC के द्वारा होती है। तो ये तो रक्त कणिकाओं के द्वारा प्रतिरक्षा की जाती है। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन जो है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीमस लौहांश पाया जाता है। इसे लाल रंग प्रदान करता है जो रोगों के प्रति प्रतिरक्षा का प्रदान करने का कार्य कौन करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं या जिन्हें हम WBC कहते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ये गेहूं का अंकुर का तेल है। गेहूं अंकुर का तेल जो होता है वो विटामिन ई का बहुत अच्छा स्रोत होता है। मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की ज़रूरत पड़ती है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन ई, जो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है जो कि गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। यह चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है। कैफीन एक कड़वी सफ़ेद क्रिस्टल और एक्सेथाइन क्षारक है जो कि मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेडलिव फर्डिनेंड ने इसकी खोज जो है 1819 में की थी। कॉफ़ी के बीजों के अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से यह 60 से अधिक पौधों के पत्तियों, फलों एवं फलियों में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। इसके स्रोत कॉफ़ी फली एवं चाय की पत्ती है। मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन है? तो ये आपका गीबन है। मलेरिया देखते हैं। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। तो यह जो है सिनकोना की छाल से कुनैन को प्राप्त किया जाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। ये आपका उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाता है। उत्परिवर्तन सभी जीवों के वंशागत परिवर्तन है। यह स्वतः या अप्राकृतिक रूप से प्रेरित किए जाते हैं।
उत्परिवर्तन किसी जीन के अंदर अनुक्रम आधार परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। थायमिन आपका जो है, थायमिन की कमी से कौन होता है रोग, तो बेरी रोग होता है। स्कारबिक अम्ल या स्कर्वी की कमी से इसकी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब B1 की कमी से आपका बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से वर्णांधता होता है और के की कमी से आपका रक्त जमना। तो इस तरह से आपका AC जो है सही नहीं है, क्योंकि वर्णांधता एक अनुवांशिक रोग है। कैसा है, तो अनुवांशिक रोग है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया सी। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस जो है एक्स लिंग संलग्न वंशागति हार्मोन है, या इसे अनुवांशिक रोग भी कहते हैं। इसे जो है लाल हरा अंधापन या डेल्टोनीज में भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से जो है आपका रतौंधी रोग होता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो वाइट सेल में बढ़ोतरी हो जाती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ जाती है, WBC बढ़ जाती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है। किससे पीड़ित है, तो बुलीमिया से पीड़ित है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, तो ये आपका बी होता है। मतलब ओ समूह जो है ये सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। सर्वाधिक ग्राही कौन होता है, तो ये आपका AB समूह होता है। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता ओ में, इसलिए किसी भी रुधिर के व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, ओजोन, क्लोरेमीन, क्लोरीन और डाइऑक्साइड उपयुक्त सभी इसका आंसर है। जल को कई विधियों से जीवाणु रहित किया जा सकता है। ताप तथा अन्य भौतिक कारणों से, परावैंगनिक किरणों और रेडियोधर्मी आयन के द्वारा, रसायन द्वारा ऑक्सीकरण करके, ओजोन, आयोडीन, क्लोरीन के यौगिकों द्वारा, क्लोरेमीन तथा क्लोरीन डाइऑक्साइड भी जल के जीवाणु मुक्त करने में प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए, सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए। उपयुक्त तीनों के लिए जो है मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क को सोचने, हृदय गति नियंत्रण और शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। मेडुला जो है पश्च मस्तिष्क का सबसे नीचे का भाग है, जो हृदय गति, रक्तचाप आदि का नियंत्रण रखता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, तो इसका आंसर है आपको कैप्सेइसिन जो है उपस्थिति के कारण इसकी मिर्च की तीक्ष्णता प्राप्त होती है, हमें ये देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर है 79। भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित है, चावल, अंडा, दूध, सोयाबीन। इसको हम देखेंगे डिटेल के माध्यम से। तो देखते हैं, सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मछली तथा मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल से युक्त होते हैं। इसे संपूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन एकमात्र ऐसा गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है, तो ये है आपका सैक्रोमाइसिस रेवेसी। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसिस रेवेसी नामक खमीर प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो ये आपका फास्फोरस 32 का प्रयोग जो है रक्त कैंसर के लिए किया जाता है। रेडियो फास्फोरस का उपयोग जो है ल्यूकेमिया के इलाज में किया जाता है। भारत ने बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश के साथ सहयोग से विकसित की है, तो इजराइल के साथ की है बराक 8 मिसाइल। बराक 8 जो है लंबी दूरी की सतह से हवा में, कहाँ से, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को संयुक्त रूप से इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा किसी भी पारित मान, एक सेकंड यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, 14 दिनों तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो उसको पारित मान लिया जाएगा। आर्टिकल 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, मतलब राज्यसभा में जो है सबसे पहले धन विधेयक नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशें के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न सांविधिक प्राधिकारी कौन है, तो वो है भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 341 के माध्यम से संविधान के आर्टिकल 341 एवं 42 के तहत राष्ट्रपति को किसी राज्य या यूटी के संबंध में संबंधित राज्यपाल के परामर्श के बाद उस राज्य या यूटी के किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है या उसका नाम बता सकता है, घोषित कर सकता है उसको। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, देखते हैं। संविधान संशोधन आपका जो है आर्टिकल 368 में वर्णित है। वित्त आयोग आपका 280 में है। वित्तीय आपात आपका 360 में है। अखिल भारतीय सेवाएं आपका 312 में है। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 86, सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। ये केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर इसका स्थापना की गई थी 1983 में। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग ने नवंबर 1987 में अपनी रिपोर्ट जो है सौंपी थी और इसने जो है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की भी सिफारिश की थी। राज्य वित्त आयोग है विधिक संस्था, संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका जो राज्य वित्त आयोग का गठन है वो आर्टिकल 243 आई में किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 झ में आयोग के गठन की बात की गई है। राज्य वित्त आयोगों का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका आंसर है आपका 253। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए 253 है। संविधान के आर्टिकल 253 के अनुसार जो है संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई कोई किसी संधि, करार या विनिमय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य या किसी भी भाग के लिए जो है विधि बनाने की शक्ति है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है, तो ये आर्टिकल 324 है। इसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 324। आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को किसमें दिया, तो ये आपका केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिया था। ये 13 सदस्यीय पीठ थी। कितने 13 सदस्यीय पीठ थी ये। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं होगा, तो यह जो होता है 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं होता है, जो 249 के तहत संसद प्रस्ताव पारित करती है। आर्टिकल 249 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं होगा, परंतु जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प आएगा उपबंधित रीति से पारित हो जाता है, तो उतनी बार ऐसा संकल्प 1 साल के लिए बढ़ता जाएगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है, तो आपका भाग 9 है। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित व्यवस्था की गई। 93 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। लोकतंत्र की शक्तियों के
विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 में नागौर, राजस्थान के नागौर में हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर है 94। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बी आर मेहता या बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। इनकी समिति आई थी 1957 में गठित की गई थी। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार जो है बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में था और राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो 1953 में गठित की गई थी द्वारा किए गए कार्यों की जांच और बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की गई थी। समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई और पंचायती राज को 3 रूपों में 3 वर्गीकरण में लागू करने की बात की गई, ग्राम पंचायत और जिला में। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 32 डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा? ठीक है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो दोनों ही बात सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 96। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण जो है पंचायतों में लागू नहीं है और सभी जगह अपने यूपी में कितना है? तो 1/3 है। संविधान के अनुच्छेद 243 घ के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात जो है उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से होगा। इस तरह हम 97 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत करता है? तो यह आपका राज्य विधानमंडल करता है। संविधान के आर्टिकल 243 ABC हो जाए के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना का उपबंध करता है। क्वेश्चन नंबर है 98। भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संसद में साधारण बहुमत द्वारा संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका भी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा जो है किसी राज्य का सृजन किया जा सकता है। आगे देखते हैं। भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु आर्टिकल 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? तो ये जो है संसद करती है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार जो है संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो ये आपका जो है आर्टिकल 51 जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित, जिसमें ये कहा गया है आर्टिकल 51 आपका DPSP से संबंधित है, जिसमें ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि होगी। इसमें 3 बातें हैं आपकी, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का होगा। इसमें संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 101, संस्थान और अनुच्छेद है, देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के लिए जो है आर्टिकल आपका 148 है, वित्त आयोग के लिए आपका 280 है, प्रशासनिक अधिकरण के लिए आपका 323A है, संघ लोक सेवा आयोग के लिए आपका 315 है। इस तरह से ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है 102,
भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो यह होगी 21 होगी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के बोर्ड में उतनी संख्या में निदेशक होंगे जितना राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर उपबंधित किया जाए, परंतु सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की संख्या जो है 21 से अधिक नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है? तो ये आपका कौन है देखते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है आर्टिकल 76 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर है 104। इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं इसका। यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। केंद्रीय राज्य योगदान इसमें 75% है, राज्य का योगदान इसमें 25% है। तो कौन सा सही है? तो इसका आंसर है आपका ए, केवल 1 और 2 सही है। भारत सरकार इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना 1980 से कार्यान्वित कर रही है और इस व्यवस्था में साझेदारी के आधार पर देखते हैं। केंद्रीय सब्सिडी जो है आपका 75%, राज्य सब्सिडी 15%, लाभार्थी अंश जो है 10% है। तो राज्य का कितना है? 15% है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई योजना नहीं है? स्वच्छ भारत मिशन, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, स्मार्ट सिटी योजना, डिजिटल भारत योजना। तो यह आपका आंसर डी, डिजिटल भारत योजना जो है इसके तहत नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 106। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? YV रेड्डी थे और 15वें के जो हैं आपके NK सिंह है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो है अगस्त 2008 में प्रारंभ किया गया था। भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेट योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? तो ये आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना। तो यह है आपका सी, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों में क्या है कि सबसे गरीब और वंचित व्यक्ति को जो है मुख्य धारा से जोड़ना, ये सारी सुविधाएं उसे उपलब्ध कराना जो एक बेसिक इंसान की नीड होती है। गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना शामिल है। वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों में बैंकिंग अवसंरचना विस्तार शामिल है। जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है? सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषक, कृषि श्रमिक, अनुसूचित जाति जनजाति, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। तो इसका आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर है 111। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें जो है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है जब घाटे की वित्तीय व्यवस्था, यहाँ पे देखते हैं घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव कौन से हैं? मुद्रास्फीति, आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, उत्पादन की तुलना में अधिक मुद्रा लगता है, काला बाजारी जमाखोरी को भी बढ़ावा मिलता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था वित्तीय कोष जुटाने का एकमात्र स्रोत है, इसे ही हीनार्थ प्रबंधन भी कहा जाता है। कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो इसका आंसर है आपका 6 से 14 वर्ष के आयु के समूह जो है वो सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र हैं।
सर्व शिक्षा अभियान कब लाया गया था? 2001 में लाया गया था। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए लाया गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, मुफ्त शिक्षा की और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी, वो इसी में है। इसे इस अभियान के तहत पूरा किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये है 2010 में प्रारंभ की गई थी। स्वावलंबन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भारत सरकार की एक पेंशन योजना जो 2010 में प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में इस योजना का स्थान जो है मई 2015 में अटल पेंशन योजना ने ले लिया है। 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ग्रामीण आवास, पेयजल, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण सड़क। तो इसका आंसर है आपका बी, ग्रामीण स्वच्छता जो है भारत निर्माण से संबंधित योजना नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ। तो देखते हैं हरित क्रांति का प्रारंभ आपका कब होता है? तो 1966 और 67 के दशक में होती है। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका 2 बार होता है। तो आपका गरीबी हटाओ नारा जो आता है वो 1900 कब आता है? 1971 में आता है। 1971 में आपका गरीबी हटाओ नारा आता है। राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो होता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में होता है। और हरित क्रांति आपका जो होता है वे 1966-67 में होता है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा अभी। यहाँ से देख लेते हैं एक बार हम। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 66-67 में की गई थी। जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार जो है 1969 में हुआ था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-68 के मुख्य लक्ष्य में गरीबी हटाओ का नारा शामिल था। ई बीज संबंधित है, किससे संबंधित? इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से। वित्तीय लेन देन हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से। विपणन संबंधी पूछताछ हेतु एकल द्वार से। सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से। तो इसका ऑप्शन है आपका डी। ई बीज पोर्टल सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार या प्लेटफॉर्म से संबंधित है। ई बीज भारत के गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल की अवधारणा बंगलुरु स्थित इन्फोसिस द्वारा विकसित की गई है। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर है आपका भी, केलकर समिति ने की थी। डॉक्टर विजय केलकर के नेतृत्व में गठित केलकर समिति ने भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या थी? तो ये था 2015 से लेकर 2022 तक। केंद्र सरकार ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया। इस योजना की समयावधि जो है वो कितनी है? 2015 से 22 है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निदर्शन, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार करना। तो इसका ऑप्शन है आपका सी, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। ये इसका उद्देश्य नहीं था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर 2007 में शुरू की गई। इसके उद्देश्य थे, ये उद्देश्य हैं, आप लोग देख लीजिए। जनसंख्या संबंधित प्रश्न है। हाल ही में जारी 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो यह है आपका सिख में जो है सबसे कम लिंगानुपात है। 25 अगस्त 2015 को जारी वर्ष 2011 के धर्म आधारित जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात सिख समुदाय 903 में है। सिख समुदाय का लिंगानुपात कितना है? 903 है। बौद्ध जैन मुस्लिम समुदाय का लिंगानुपात आपका बौद्ध का 965 है और जैन का 940 है। मुस्लिम का जो है 951 है लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व
वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका बिहार है। सबसे अधिक घनत्व है बिहार में, कितना है? तो 1106। बंगाल में जो है 1028, केरल में 860, उत्तर प्रदेश में 829, हरियाणा में 573। कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? दशक है और जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में देखते हैं। 1971-81 में आपका दशकीय वृद्धि कितना था? 24.66, और 81 से 91 में इतना 23.87, और 91 से 2001 में 21.554। ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। 2001 से 11 की दशकीय वृद्धि कितना था? ये शायद 20 था। 91 से लेकर 2001 का दशकीय वृद्धि आपका क्या था? तो ये था 21.54 था। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या है? तो 29 वर्ष है। आर्थिक समीक्षा 2013-14 का है ये आंकड़ा, आप लोग लेटेस्ट याद कर लीजिए। 2014-15 में भारत देश के निर्यात के लिए, ये भी आपका करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, तो आपको अभी का बजट तैयार करना है। किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है? नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। तो इसका आंसर अभी हम देखते हैं। इसका ऑप्शन है आपका डी, तीनों को जो है सम्मिलित किया गया है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश जिला योजना अधिनियम, उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के अनुसार जिला योजना के अंतर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961, नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रमाणित किए गए होंगे। क्वेश्चन नंबर है 126। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? खतौनी, बुलंदशहर, बलरामपुर, नजीबाबाद। तो इसको हम देखेंगे एक्सप्रेशन के माध्यम से। कभी ऐसा था जब खतौली एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हुआ करती थी, किंतु अब इस चीनी मिल का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में पाँचवें क्रम पर है। उत्तर प्रदेश की शीर्ष उत्पादन चीनी मिलें कौन सी हैं? 2010-11 के आंकड़ों के अनुसार तो बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड फर्स्ट पे है, फिर सेकंड पे आपका धामपुर सुगम मिल्स है, फिर दौरान शुगर है, और फिर मवाना शुगर है, उसके बाद त्रिवेणी इंजीनियरिंग है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो ये आपका नोएडा में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र आपका नोएडा में स्थित है। भारत में सॉफ्टवेयर एवं बीपीओ उद्योग के अन्य प्रमुख केंद्र बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे हैं। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो ये आपका बरेली में अवस्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान आपका उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जत नगर में स्थित है। यह पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है, जिसकी स्थापना 1889 में की गई है। सऊदी में मक्का की स्थानीय परिषद में निर्वाचित होने वाले प्रथम महिला कौन है? तो सलमा बिन्त थी उस टाइम के करंट अफेयर्स के अनुसार। अब देखते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा आया वेंडलस्टीन 7 एक संबंधित है, तो ये आपका नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है। विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था की गई है? तो 22 देशों में। हाल ही में किस देश ने बच्चों के मानक में नीति को अस्वीकृत कर माता पिता के दूसरे बच्चे की अनुमति दी? तो ये आपका चीन है। अक्टूबर 2015 में चीन की सरकार ने 1779 में देश में लागू विवादित एक शिशु नीति को समाप्ति की घोषणा की, और अब दूसरे बच्चे को भी दंपति जन्म दे सकते हैं, इसकी बात की है। ये आपका करंट अफेयर्स है, ये भी आपका करंट अफेयर्स है। तो आप लोग क्या है, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर प्लस
2022 के एंड 23 के करंट अफेयर्स तैयार करके जाइएगा। तो हम विविध से देखते हैं। पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है, किसने लिखी है? तो मोहिंदर पुरी ने लिखी है। कारगिल टर्निंग द टाइड पुस्तक के लेखक जो है लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी हैं। 1999 कारगिल युद्ध में इन्होंने 8वीं माउंटेन डिवीजन का नेतृत्व किया था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपका करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। यह संस्थान पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, तो ये आपका माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा अकादमी आपका माउंट आबू में स्थापित है। इस तरह से आपके 150 क्वेश्चन हो गए। आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।